स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज का हमारा टॉपिक है टार्क। टार्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स और तीसरा नाम इसका है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये तीनों नाम हैं टार्क के। आज हमने टार्क को अंडरस्टैंड करना है। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। लेट से आपके पास यहाँ पे एक बॉल है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाएं F। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा D, राइट। बॉल है, फ्री बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई भी पॉइंट इसका फिक्स्ड नहीं है। सो इस पर आप फोर्स लगाएंगे, ये फ्रीली लीनियर पाथ के ऊपर मूव करना शुरू कर देगी, राइट। इसकी जगह अगर आप एक और ऑब्जेक्ट ले लें, लेट से आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट आपने फिक्स किया हुआ है किसी पेवट पे, ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन या पेवट के ऊपर ये पॉइंट फिक्स है। इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो F, तो इसके रिजल्ट में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लीनियरली मूव नहीं करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ये मूव नहीं करेगा क्योंकि एक पॉइंट फिक्स है। इंस्टेड ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देगा सर्कुलर पाथ में। सो फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ है इस केस में, लीनियर केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ, बॉडी ने टर्न करना शुरू कर दिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ, उसके रिजल्ट में बॉडी में रोटेशन आ जाए, टर्निंग इफेक्ट आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। सो बॉडी इन टॉर्क है, बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज़ बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। टॉर्क को टा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बोलते हैं इसको। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। अच्छा जी, टॉर्क की बेसिक जो है डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं टॉर्क के फार्मूला के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मूवमेंट आर्म पे, अभी हम इसको देखेंगे, और दूसरा फोर्स जो अप्लाई होती है, और इनके दरमियान में जो एंगल है उसका साइन थीटा टाइम्स। सो RF साइन ऑफ थीटा N/N यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको हम आगे देखेंगे, ये मैग्नीट्यूड है टॉर्क का, हम इसको एज अ वेक्टर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखें, यहाँ पे आपके पास एक नट बोल्ट सिस्टम है, ये आपके पास नट है, ये बोल्ट है। इस बोल्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं F1, तो इसमें टर्निंग आएगी, ऑब्वियसली आएगी। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं F2, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 भी कितनी है, 10 न्यूटन। सो यहाँ पे फोर्स लगाने से इसमें टर्निंग आएगी, यहाँ पर भी फोर्स लगाने से टर्निंग आएगी। लेकिन किस केस में टर्निंग ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बताओगे कि जब फोर्स हम यहाँ एंड पे लगाएंगे तब हम आराम से इसको रोटेट कर सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर का जो दरवाज़ा है ना, उस पे यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के खींचोगे, दरवाजे को आराम से खोल बंद कर लोगे। अगर आप यहाँ से पकड़ के खोलने की कोशिश करोगे ना दरवाजे को, तो ये ओपन नहीं होगा, या आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ओपन होगा। डेट मीन कि जो पेवट है उससे जितना फोर्स आप दूर लगाओगे इतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, पेवट के करीब लगाओगे इतना टार्क कम प्रोड्यूस होगा। ओके जी, एक और केस देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास मूवमेंट आर्म है, आपने एक फोर्स लगाई, यहाँ पे आपने एक फोर्स यहाँ पे लगा दी, लेट से यहाँ पे इस तरह से एक फोर्स लगाई। इसी फोर्स को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर आप यही फोर्स जो है वो किसी और एंगल पे लगाते हो, लेट से मैं यहाँ पे ये कहता हूँ मैंने फोर्स यहाँ पे लगा दी एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड डेट केस टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली फोर्स जो है ये इस पूरे सिस्टम को, बोल्ट को उस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रही है जहाँ पे ये खुद डायरेक्टेड है। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक इसका Fx कंपोनेंट होगा, एक Fy कंपोनेंट। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फोर्स के पढ़े थे, तो ये Fy कंपोनेंट, Fy साइन ऑफ थीटा। जो Fx कंपोनेंट है F cos थीटा, ये यहाँ पे डिस्पोज हो जाएगा, ये यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि F साइन थीटा यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है। सो अगर आप ग्रेटर एंगल पे फोर्स लगाओगे,
जैसा कि यहाँ पे ये फोर्स लग रही है ग्रेटर एंगल पे 90 डिग्री पे, तो मैक्सिमम टार्क आएगा। आप एंगल कम करते जाओगे तो टार्क कम होता जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये करते हो कि इसी बोल्ट के ऊपर आप यहाँ पे लगाते हो 10 न्यूटन फोर्स, इसको बढ़ा के आप कर देते हो 20 न्यूटन, ठीक है, पहले 10 न्यूटन 20, तो 20 के केस में बढ़ जाएगा, टार्क बढ़ जाएगा। सो जो टार्क है ना, टार्क 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी इस सब को हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेन अंडरस्टैंड करेंगे। सो टार्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टार्क 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टार्क डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं, वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। पहला फैक्टर यह है अमाउंट ऑफ फोर्स पे, अमाउंट ऑफ फोर्स। देखो फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ पे देखो नट बोल्ट पे आप अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो या 30 न्यूटन की लगा रहे हो, 30 न्यूटन के केस में ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये तो काफ़ी कॉमन सेंस बात है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो। लेट्स है यही नट बोल्ट सिस्टम आपके पास, आपने एक फोर्स लगा दी F1 यहाँ पे, सॉरी F1 हम यहाँ पे ले लेते हैं, F1 यहाँ पे F2 फोर्स लगा दी, तो F1 के केस में टार्क होगा मिनिमम, F2 के केस में टार्क मिलेगा हमें मैक्सिमम। इन दो को कंपेयर करें तो मिनिमम मैक्सिमम टार्क मिलेगा यहाँ पे। सो इसकी इंटरप्रिटेशन फार्मूला से भी हम कर सकते हैं। देखें, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अभी साइन थीटा को हम इग्नोर करते हैं, टार्क इज इक्वल टू आर एफ। अब देखें, फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। फर्स्ट भी 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल, सेकंड भी 10 न्यूटन, फोर्सेस तो सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इनके डिफरेंट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पिवट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक के डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, यहाँ पे आर ए हो जाएगा, सेकंड केस में आर बी हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में आर कम है, सो सेम फोर्स आर कम है, तो टार्क क्या होगा, कम, मतलब आर की वैल्यू में के लिए टार्क की वैल्यू कम होगी, लेस होगी। सो सेकंड केस में टार्क 2, ये टार्क 1 है, टार्क 2 के केस में आर मैक्सिमम होगा, ठीक है, फोर्स वही होगी। सो अगर आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पिवट से जितना दूर रखोगे इतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एंगल ऑफ फोर्स या एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के दरमियान में एंगल। तो इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें, वही नट बोल्ट सिस्टम आपके पास, अगर यहाँ पे आप एक फोर्स लगाते हो 90 डिग्री पे, इसको पुल करते हो इस तरह से टार्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो फोर्स यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री पे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, पिवट से लेके इस पॉइंट ए बोल देते हैं इसको, यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए बोल देते हैं हम इसको। सो फार्मूला उठाओ, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 होता है 1 के इक्वल, टार्क हो जाएगा आर एफ, तो मैक्सिमम टार्क आपको मिलेगा। ऑन द अदर एंड अगर आप ये करोगे कि यहाँ पे फोर्स आप लगाते हो एट अनदर एंगल, ठीक है, लेस एंगल, कम एंगल पे लगाते हो, यहाँ पे एंगल है 45 लेट से, तो इस 45 एंगल में फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इसका एफ वाई कंपोनेंट एफ वाई, दूसरा इसका बन जाएगा एफ एक्स कंपोनेंट। एफ एक्स कंपोनेंट यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा, एफ वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ होगा टार्क प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखें एफ वाई कंपोनेंट का आर के साथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा आर एफ वाई साइन ऑफ 90 डिग्री। दूसरी फोर्स से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा, मतलब इस कंपोनेंट से, आर एफ एक्स साइन ऑफ 0 डिग्री। देखें एफ एक्स भी उसी डायरेक्शन में, आर भी उसी डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल, थीटा 0 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है।
सो जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो कौन से कंपोनेंट से होगा, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जो कंपोनेंट आर के मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा उससे टार्क प्रोड्यूस होगा। डेट मीन कि अगर आप 90 डिग्री से लेस एंगल पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स का एक कंपोनेंट ज़ाया होना है, तो टार्क कम हो जाएगा इन डेट केस। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। टार्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टार्क का फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फोर्स ज़्यादा टार्क, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर आप फोर्स जो है वो पेवट से दूर लगाते हो तो टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा जी, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, अगर आप 90 डिग्री का यानी मैक्सिमम एंगल पे लगाओगे फोर्स तो तब आपको टार्क मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, हम दो तीन केसेस देख लेते हैं कि टार्क जो है वो मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, मिनिमम टार्क एंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, टाउ मिनिमम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाउ मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा, मिनिमम का पहला केस क्या है कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो हो थ्रू पाइवट, थ्रू पाइवट, ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो थ्रू पाइवट, इस केस में टार्क जो है वो मिनिमम होगा। देखें कैसे, वही नॉट बोल्ट सिस्टम अगेन। अब अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे ना, ये पेवट है जहाँ पे इसने रोटेट करना है, यहाँ पे आप जितनी मर्जी है फोर्स लगा लो, टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस बात है, एनालिटिकल बात है, आप इसको गौर से देखो। तो यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे, आप नट के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हो ले जा करके, तो बोल्ट तो मूव नहीं करेगा, बोल्ट मूव नहीं करेगा, नट ओपन नहीं होगा, नट ओपन नहीं होगा तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। राइट, इसको आप फार्मूला से भी एनालाइज कर सकते हो, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे आर क्या है, यानी ये पिवट है, यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्टेंस जीरो, यहीं पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहीं पे पिवट। सो आर होगा ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा ज़ीरो, टार्क हो जाएगा ज़ीरो। राइट, अच्छा जी दूसरा केस क्या है मिनिमम टार्क का, कि हो क्या, अगर अगर ऐसा हो कि पैरेलल हो, फोर्स जो है वो क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल टू आर, मोमेंट आर्म और फोर्स आपस में पैरेलल हो जाए। कैसे, नट बोल्ट सिस्टम अगेन, यहाँ पे ये आपके पास आर है मोमेंट आर्म, और यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो इस पॉइंट के ऊपर, यूं करके आप फोर्स लगाते हो एफ। सो यहाँ पे आर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने लगा दी। सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो यहाँ पे देखो, अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स भले ही कितनी ज़्यादा हो, 100 न्यूटन आपने लगा दी छोटे से नट के लिए, लेकिन ये फोर्स इसको टर्न नहीं करवाएगी। टर्निंग के लिए परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, ये किसी एंगल पे फोर्स हो, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होगी तो ये खींचेगी, ये नट और बोल्ट दोनों को उस तरफ खींचेगी, ये बोल्ट नट से निकल के उधर भाग जाएगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। दूसरा, आप इसको फार्मूला से भी एनालाइज कर सकते हो, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री। सो टार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो इन दो केसेस में कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पिवट से पास हो जाए या फिर फोर्स और मोमेंट आर्म पैरेलल हो जाए, इन दीज बोथ केसेस टार्क विल बी मिनिमम। अब मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम की एक दो कंडीशंस हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऐसा करो, यही नट बोल्ट है, इस पर आप फोर्स लगाओ मैक्सिमम डिस्टेंस पे, अगर आर यहाँ पे मैक्सिमम हो यानी बिल्कुल अवे पॉइंट से एंड पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो टार्क जो है वो होगा मैक्सिमम, क्योंकि आपको जो आर की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल रही है। दूसरा केस क्या है कि अगर आपके पास यही नट बोल्ट सिस्टम, इस पे आप फोर्स लगाते हो परपेंडिकुलर, तो थीटा यहाँ पे आर और एफ के दरमियान में थीटा बनता है 90 डिग्री। थीटा 90 हो तो आर एफ साइन ऑफ थीटा विल बी मैक्सिमम। सो टार्क विल बी
टाउ विल बी मैक्सिमम। सो आपको बात समझ आ गई होगी कि टार्क के स्पेशल केसेस क्या हैं, कि टार्क मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। इसमें से एमसीक्यू आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सो यहाँ तक चीज़ें कवर होगी। सो अभी हमने ये करना है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये देखना है टार्क एज अ वेक्टर। टार्क एज अ वेक्टर, देखें टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो टार्क आ जाएगा। टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम देखेंगे। टार्क इक्वल होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। टार्क किसकी इक्वल होगा, आर क्रॉस एफ के। आज के हमारे टॉपिक का मेन पर्पस इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें टार्क का, तो सॉरी मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर नहीं लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, और साथ में इसकी हम डायरेक्शन शो करते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि ये टार्क जो है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसकी हम थोड़ी सी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपके पास वही नट बोल्ट और क्या है कि यहाँ से आप देख लें कि जो आर की डायरेक्शन है ना वो यहाँ पे है, यानी राइट साइड पे है मेरे। यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ, इस फोर्स को मैं ऑलरेडी ऊपर ही यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ऊपर ही शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स एफ है, आर मूवमेंट आर्म है, ठीक है। मूवमेंट आर्म को मैंने आगे शिफ्ट कर लिया, टेल टू टेल इनको जोड़ दिया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। वेक्टर डायग्राम तो हमने बनानी है ना इनकी, सो इसी के ऊपर हमने वेक्टर डायग्राम बना ली। अब देखें जो टार्क है वो आर क्रॉस एफ की इक्वल होता है, हमने डायरेक्शन बतानी है। अब अगर आप टार्क यहाँ पे फाइंड आउट करते हो वो होता है आर क्रॉस एफ के, वेक्टर आर इनटू वेक्टर एफ। तो इसके रिजल्ट में भी टार्क आता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमने बतानी है। देखिए राइट हैंड रूल आपने पढ़ा था कि अगर आप वेक्टर ए को बी से, यहाँ पे आर को एफ से मल्टीप्लाई करते हो, तो अपनी फिंगर्स आर पे रखो, थंब ऊपर की तरफ रखो, सीधा रखो, इरेक्ट रखो। तो आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रही है। सो यहाँ पे आर क्रॉस एफ में जो टार्क की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। सो एक जिस सरफेस के ऊपर आर और एफ हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा टार्क, या डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई। सो टार्क की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर प्लेन containing R एंड F। सो आर एफ इस प्लेन पे है, टार्क इसके परपेंडिकुलर होगा, आर क्रॉस एफ टार्क परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ तक बात समझ आएगी। तो यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये टार्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क, पॉजिटिव टार्क, ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि जो टार्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड के साथ भी हम एन यूनिट वेक्टर लिख देते हैं जो कि डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे एन जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है, अपवर्ड है। सो किसी नट को भी जब आप ओपन करते हो ना इस तरह घुमा के एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ओपन होता है, टार्क की डायरेक्शन अपवर्ड होती है। सो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टार्क। वही नट बोल्ट सिस्टम, यहाँ पे मूवमेंट आर्म है, यहाँ पे आप फोर्स लगाओ F, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई F। इस फोर्स को मैं यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर डायग्राम से शो कर देता हूँ। डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो आप, क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है मूवमेंट आर्म की वो यहाँ पे है। इनको मैंने टेल टू टेल जोड़ दिया यहाँ पे। सो इनके दरम्यान में थीटा 90 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, और ये आपके पास है R, ये आपके पास है F। सो राइट हैंड दोबारा से यूज़ करो, यहाँ पे आपने टार्क की डायरेक्शन बतानी है। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इरेक्ट रखो, थंब को नीचे रखो, मतलब परपेंडिकुलर रखो। तो आर से एफ़ की तरफ जाओ, आर से एफ़ में जा रहा हूँ, आर से एफ़। तो थंब जो है वो टार्क की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे टार्क एन टू द पेज, एन टू द प्लेन है, यानी अंदर की तरफ है। यानी ऐसे आप किसी चीज़ को घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज, तो नट जो है वो टाइट होता चला जाएगा।
तो यहाँ पे टार्क जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको हम जो क्लॉकवाइज देखें, जो टर्निंग इफेक्ट है ना, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट, जो टर्निंग है, टर्निंग जो है वो है क्लॉकवाइज, टार्क यहाँ पे होगा नेगेटिव। क्लॉकवाइज टर्निंग को हम बोलते हैं कि उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है टार्क वो नेगेटिव होगा, जबकि एंटाई क्लॉकवाइज जो टर्निंग थी उसमें टार्क पॉजिटिव था, टार्क आउट ऑफ द पेज था, यहाँ पे एंड टू द पेज है। सो यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। यहाँ तक हमने क्या चीज़ें लर्न की, एक तो टार्क क्या होता है, इसके दूसरे नाम क्या हैं, और साथ में हमने देखा कि टार्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को स्टडी किया, टार्क की रिप्रेजेंटेशन को देखा, फार्मूला देखा, टार्क को एज अ वेक्टर देखा, और टार्क की डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट की। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा था ए और बी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करो, जो सी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एंड टू द पेज, आउट ऑफ द पेज दोनों हो सकती है, एंड टू द पेज होगी तो नेगेटिव लेंगे, आउट ऑफ द पेज होगी तो पॉजिटिव लेंगे। ओके जी, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अभी हमें टॉर्क का जो टॉपिक है वो अच्छे से हो गया है क्लियर। तो हम एक ले लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल से हमें मज़ीद समझ आएगी कि टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम इसी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये रही आपकी एग्जांपल, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थ्रू अ पॉइंट पी, कोई बॉडी है उस पर पॉइंट पी के ऊपर फोर्स लग रही है, हुज पोजिशन वेक्टर पी इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप मीटर। तो जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, फोर्स भी आपको गिवन है, और वो पॉइंट जहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होगा, जिसके अबाउट टार्क प्रोड्यूस होगा, वो पॉइंट भी आपको गिवन है। सो इसके पहले हम बनाते हैं डायग्राम, डायग्राम से हमें बातें होंगी मज़ीद क्लियर। लेट से आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पे पॉइंट, बल्कि हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस पे ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2i प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर। ये पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सॉरी 2i प्लस जे प्लस के ठीक लिखा है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं i माइनस 2j, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F, और इस फोर्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है। ठीक है, फोर्स F लग रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे हम इस पूरी बॉडी को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं, जिससे बातें मज़ीद हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम पोजीशन वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपके पास है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे आर ए। यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर होगा आर बी। तो आपने पोजीशन वेक्टर के टॉपिक में ये अंडरस्टैंड किया होगा। सो ये जो पिवट है, ठीक है, यहाँ से लेके लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस जो है यही होता है मूवमेंट आर्म आर। तो ये आर हमने फाइंड आउट करना है, फोर्स आपको गिवन है, जब आर आ जाएगा फोर्स आपके पास गिवन है, टार्क आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें आर ए आपके पास है, आर ए इज इक्वल टू, डेटा लिख लेते हैं, आर ए इज इक्वल टू, आर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे के प्लस के और आर पी जो है वो इक्वल है, नॉट बी, दिस इज़ आर पी। ओके, क्योंकि पॉइंट पी के लिए ये पोजीशन वेक्टर है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, राइट। तो यहाँ से जो आर होगा ना, वो होता है, आर किसके इक्वल होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास आर पी, इनिशियल आर पी माइनस आर ए। सो यहाँ पे आर इक्वल हो जाएगा, आर पी की जगह हम पुट करेंगे आई माइनस 2j प्लस के माइनस 2i प्लस जे प्लस के, इनको सब्ट्रैक्ट करें, i माइनस 2i माइनस आई बच जाएगा, माइनस 2j माइनस जे माइनस 3j के माइनस के 0k। मैं यहाँ पे 0k लिख लेता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो आर आपके पास आ गया, फोर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, फोर्स क्या है, फोर्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2i
-3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर इनटू न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है यहाँ पे, और ये आपके डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो उसका मोमेंट आर्म है वो मीटर में गिवन है। सो यहाँ पे टॉर्क इक्वल हो जाएगा आर एफ, सॉरी नॉट आर एफ, आर क्रॉस एफ। टॉर्क इक्वल होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ के, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सो यहाँ से टॉर्क इक्वल हो जाएगा, आर की जगह पुट कर दें आर की वैल्यू, आर की क्या वैल्यू आई है, -i -3j प्लस 0k क्रॉस फोर्स की वैल्यू पुट कर दें 2i -3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर। सो अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने एक तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने देखी थी, और दूसरा आपने बोला था कि हम मॉड वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मॉड का डब्बा यहाँ पे मैंने बना दिया, इसमें आप लिखते हैं आई जे और के, इस तरतीब से लिखें आई जे के। फिर आप जो फर्स्ट वेक्टर है ना, जिसको सेकंड से मल्टीप्लाई करें, उसके मैग्नीट्यूड लिखें, यानी कोफिशिएंट लिखें। आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 0। अब सेकंड के कोफिशिएंट नीचे लिखें तरतीब से, 2 -3 4, 2 -3 2 -3 और 4। अब आपने क्या करना है, आई जे और के को फाइंड आउट करना है। आई फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, आई लिखें इनटू आई के कॉलम और आई की रो को भूल जाएं, और बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 4 से और 3 को 0 से, इस 3 को 4 से, इस 3 को 0 से, जैसे डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया था क्लास 9 के अंदर। 4 3 ज़ार 12 -12 -3 0 ज़ार 0, ठीक है। दिस वैल्यू मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ओके जी, आई फाइंड आउट हो गया। नाउ -j इंटू जे से पहले आपने लाजमी यहाँ पे माइनस लिखना है, -j इंटू, अब j के कॉलम और रो को भूल जाओ, -1 इंटू 4 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -0 -4 -0। नाउ k इंटू अब आपने k फाइंड आउट करना है, k के कॉलम और रो को भूल जाओ, -3 1 ज़ार +3, -3 -1 +3, 2 3 ज़ार 6 +6, ठीक है। -6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला का माइनस, रूल का माइनस, दूसरा यहाँ पे 3 का माइनस। सो ये आपके पास आ गया आर क्रॉस एफ। सो टॉर्क इक्वल हो जाएगा यहाँ से -12 आई यूनिट वेक्टर -4 इंटू -j प्लस 4j प्लस 4j यूनिट वेक्टर, 6 + 3 9, 9 इंटू के प्लस 9 के यूनिट वेक्टर, राइट। सो यहाँ पे ये टार्क आपने फाइंड आउट कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। सो आज की क्लास में, अच्छा, इस टार्क का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, √ऑफ -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये आप आगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो टार्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। तो सो यहाँ पे टार्क एज अ वेक्टर। सो आज की क्लास के अंदर आपने क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टडी की, एक तो टार्क को अंडरस्टैंड किया, टार्क क्या होता है, और इसके दूसरे नाम भी आपने अंडरस्टैंड किए, और इसको लीनियर मोशन के साथ भी अंडरस्टैंड किया। आपने देखा लीनियर मोशन में जो फोर्स काम कर रही है, सर्कुलर मोशन में टार्क वो काम करता है, ये आपने अंडरस्टैंड किया। टार्क के बारे में आपने कंडीशंस देखी कि किन या फैक्टर्स देखे, किन किन फैक्टर्स के ऊपर टार्क डिपेंड करता है। फिर आपने टार्क का फार्मूला देखा, फिर आपने कंडीशंस देखी फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम टार्क, ठीक है, 2 स्पेशल केसेस देखे। फिर आपने देखा टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर आपने एक एग्जांपल ली, और इस एग्जांपल से आपको मजीद अंडरस्टैंड हो गया कि टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे हम जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हमने टार्क की फॉर्म में अंडरस्टैंड किया आज। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दो, और क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन को दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।